नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिशन एडवाइस में। मेरा नाम अजीत है और हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं यूनियन बजट से जुड़ी कुछ अहम बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेल्थ एंड सैनिटेशन को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो इस बार कोविड ने काफ़ी इम्पैक्ट किया था और सरकारों ने भी समझ लिया है कि अगर देश में सबसे बड़ा एलोकेशन करना है तो वो हेल्थ सेक्टर है। तो इस बार सरकार ने बजट एलोकेशन को 137% के साथ बढ़ाते हुए, काफ़ी ज़्यादा 137% के साथ ग्रोथ देते हुए 74,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है और एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। सब ने देखा है कि कोविड ने भारत में बहुत असर किया है। 1 करोड़ केसेस नोटिस किए गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसको देखते हुए सरकार ने डिसाइड किया कि पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और इसके लिए सरकार ने एक पूरी फुल फ्लेज स्कीम पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च की है। दूसरा, भारत ने मिशन पोषण 2 को स्टार्ट करने की बात की है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी न्यूट्रिशन से जुड़े स्कीम्स है उसको मिला के एक कर दिया जाए और भारत में जो औरतों के स्वास्थ्य से या जो लड़कियों की या बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े प्रोग्राम्स हैं उसको और बेहतर किया जाए। इसको फिलहाल के लिए 112 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है और फिर धीरे धीरे फेजेस में बाकी शहरों पर भी इम्प्लीमेंट होगा। इतना ही नहीं, 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा हर स्टेट्स में। अगर हम और बात करते हैं तो इस बार जल थल वायु, मतलब कि जहां भी एग्जिट या एंट्री पॉइंट है देश के, वहां के हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारा जाएगा। हमेशा हम लोग शहर या गांव के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करती हैं। इस बार के बजट में एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और लैंड पोर्ट्स को भी, वहां जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके लिए पहले फेज में 32 एयरपोर्ट और 15 सी पोर्ट्स और लैंड पोर्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, एक नई स्कीम जल जीवन मिशन अर्बन को स्टार्ट किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार ने 2024 तक ये प्रण लिया है कि देश के हर घर तक वो टैप वाटर, मतलब कि नल से जल की फैसिलिटी दे सके। इसके लिए जल जीवन मिशन अर्बन को स्टार्ट किया गया है, जो कि अच्छा कदम है। साथ ही साथ स्वच्छ भारत की हम लोग बात करते हैं, इस बार अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को भी स्टार्ट किया जाएगा। इसका मेन मकसद ये है कि देश में एक साफ सफाई को लेकर अवेयरनेस रहे और कंट्री को दोबारा कोई और बीमारी से या कोई और मुसीबत का ना सामना करना पड़े। ऑलरेडी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग करने की बात की ही जा रही है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में आप जानते हैं आज की हर जगह हर बात या हॉट टॉपिक यही है कि किसानों का मेन मुद्दा क्या है और इसको लेकर सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए बजट एलोकेशन को 1,48,000 करोड़ रुपए का बढ़ा के बनाया है ताकि किसानों को सेटिस्फाई कर सके। इसके लिए हम लोग देखें तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मंडी वाले मुद्दे को लेके। इसके लिए सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एस्टैब्लिशमेंट करने की बात कही है। इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मेन मकसद ये होगा कि जो सरकारी मंडियां हैं उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसकी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। साथ ही साथ जितनी भी मंडियां हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा जिसको बोलते हैं ई नेशनल एग्रीकल्चर मंडी, जिसका मेन मकसद है कि किसानों को एक क्लिक के बेस पे जो भी अनाज उसकी कीमत और उसके सही दाम दिलवाए जा सके। तो इस साल 1,000 सरकारी मंडियों को ई नाम से जोड़ने की बात की गई है। इतना ही नहीं, जो भारत के 5 मेजर फिशिंग हब हैं, फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई, कोची और पारादीप, इन सभी को और डेवलप किया जाएगा और एक मल्टीपर्पज सीवेड पार्क खोला जाएगा जहां पे सीवीड पार्क मतलब एक जो फिशरीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए तमिलनाडु में इसका स्थापना किया जाएगा ताकि लोगों को अच्छी कीमत और फैसिलिटीज़ मिल सके। यहाँ मैं मछुआरों की बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा और बहुत ही अहम मुद्दा एम्प्लॉयमेंट का। भारत देश में रोजगार, जॉब्स और स्टार्टअप ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इंडिया दुनिया का यंगिस्तान देश माना जाता है, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी आबादी यंगस्टर्स में गिनी जाती है। तो आप सब ने देखा कि इंडिया में एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है और कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि बहुत से जो लोग थे, मजदूर थे, गरीब जो प्रवासी मजदूर थे, ये सड़कों पर टहल रहे थे और सरकार के पास कोई डेटा तक नहीं था। संसद में सरकार बताने में असमर्थ थी कि कितने मजदूर ट्रैवल किए, वो एस्टिमेटेड डेटा ही बता पा रही थी। कोई
प्लेटफॉर्म या कोई पोर्टल नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सुधार करते हुए सरकार एक नया पोर्टल इस्टेब्लिश करेगी और जितने भी लेबर, मजदूर, गिग वर्कर्स, डेली वेजेस वर्कर जो जहां भी नौकरी करता है उनका एक डेटा सरकार मेंटेन करेगी। इतना ही नहीं, सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ये सारी स्कीम अब गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो छोटा मोटा काम करते हैं दुकानों में, इनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। बता दो आपको कि सरकार ने पिछले साल लेबर कोड्स भी लॉन्च किया था, तो वो आप देखिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स को लेके। तो स्टार्टअप्स को लेके स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई थी, हम सबको पता है। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम में सरकार आपको लोन देती है, आपके स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है। तो जो मार्जिन मनी है वो पहले 25% था, वो घटा के 15% कर दिया गया है। और ये स्पेशल स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी या दी जाएगी औरतों को या SC ST कैंडिडेट्स को। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा दूं। मतलब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसकी लागत मान लेते हैं 1 लाख रुपए आती है या 10 लाख रुपए आती है, तो सरकार उसका 75% पहले दिया करती थी। अब सरकार 85% आपको लोन दे देगी, 15% आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा का जो बजट सरकार ने बढ़ाते हुए इस बार 90,000 या क्या एग्जैक्टली बताओ 94,000 का बजट बनाया है, 94,000 करोड़ का बजट बनाया है। इसमें सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना की बात की है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। और ये स्कूल पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे खोले जाएंगे, PPP मॉडल पे खोले जाएंगे। साथ ही साथ ट्राइबल और नक्सली इलाकों में, उन इलाकों में भी 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है। साथ ही साथ एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख राज्य में खुल जाएगी, जो अभी जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो एक नया राज्य बना, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो नया राज्य बना 370 हटाने के बाद, उसमें लेह लद्दाख में खोला जाएगा। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी क्राइसिस में चल रही है, हम सबको पता है, और इसी के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। सरकार ने इस बार अपना घाटा बढ़ा दिया है, 9.5% ऑफ GDP तक ले गई है, जबकि सरकार ने खुद ये पॉलिसी बनाई है कि वो 3% से अधिक अपना राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट को नहीं ले जाएगी। लेकिन इस बार सरकार ने अपना घाटा बढ़ा के बजट बनाया है, जो कि ज़रूरी भी है, तभी मार्केट में डिमांड आएगी। दूसरी बात यह है कि सरकार ने राज्यों को एक और फैसिलिटी दी है कि वो अपने राज्य यानी स्टेट जो GDP है, उनका जो स्टेट का जो GDP है उसका 4% तक का वो लोन या बोरो कर सकती हैं सरकार से या कहीं से भी। साथ ही साथ एक यूनिफाइड सिक्योरिटी मार्केट कोड आने वाला है, इसकी बात सरकार ने की है। यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड में सरकार सेबी एक्ट को, जो आपका स्टॉक मार्केट वगैरह देखता है, डिपॉजिटरीज एक्ट को और दो और कानून है, उनको मर्ज करके एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड लाएगी, ताकि इससे चीज़ें आसान हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा FDI की लिमिट कई सेक्टर्स में 49% से बढ़ा के 74% कर दी गई है। ये भी एक अच्छा स्टेप है, इससे सरकार को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, तो जो सरकार को खर्च करने की और ताकत मिलेगी। इतना ही नहीं, स्ट्रेस जो कंपनीज हो उनके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्टैब्लिशमेंट की जाएगी, ताकि जो स्ट्रेस लोन हो उनको टैकल किया जा सके। क्योंकि बहुत NPA का बारे में आप जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक का तकरीबन 14 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसको देखते हुए सरकार ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस्टेब्लिश करने की बात की है, ये एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस भी बढ़ा दिया। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस है क्या भला? डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप बैंक में अपने पैसे रखे हैं और बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, उस सूरत में आपने जितने भी अमाउंट रखे हो उसमें से 1 लाख रुपए आपके इंश्योर्ड रहेंगे। तो उस लिमिट को सरकार ने बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया है। तो इससे भी जनता को काफ़ी राहत होगी। लेकिन जानने लायक बात यह है कि भगवान ने अगर कोई बैंक आपका डूबे, अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हो और 5% इंश्योरेंस मिले, तो 5 लाख तो आपको नुकसान हो जाएगा। खैर, आते अगली बात पे। तो सरकार ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में एक प्रपोजल देने की बात की है कि उसको वो डीक्रिमिनलाइज करने जा रही है, मतलब कि अब उसमें क्रिमिनल ऑफेंस के तहत एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब जो अगला स्टेप लिया है सरकार ने, वो ये है कि सरकार अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए सरकार प्राइवेटाइज की ओर बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। 2 बड़े PSU बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वो बेचने की बात कर रही है। साथ ही साथ LIC में जो अपनी हिस्सेदारी है, जो अपने स्टेक्स हैं, वो उसको भी बेचने की बात कर रही है सरकार। और इसके लिए पूरा LIC एक्ट को अमेंड करेगी, एक नया IPO लाने की बात हो रही है। इतना ही नहीं, सरकार BPCL, IDBI बैंक,
एयर इंडिया, ये बड़े बड़े PSUs को और बड़े बड़े सरकारी संस्थानों को बेचने की बात भी कर रही है। इससे जो पैसे कलेक्ट होंगे उसका टारगेट सरकार ने सेट कर रखा है टोटल 1,75,000 करोड़। इनफैक्ट मैं आपको डिटेल दे दूं, सरकार तकरीबन सभी PSUs को बेचने की तैयारी कर चुकी है, तो इससे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा। अब आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने काफ़ी ऐतिहासिक स्टेप लिए हैं। ये इसके बारे में बता दूं कि सरकार एक नई पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने जा रही है, जिससे पुराने व्हीकल जो सड़कों पे चल रहे हैं जैसे वो मार्केट से हट जाएंगे, यानी वो अब वो दिखेंगे नहीं। अगर आपके कोई पर्सनल व्हीकल 20 साल या उससे अधिक पुराना है तो वो आप मार्केट शहर में नहीं चला पाएंगे या कहीं भी नहीं चला पाएंगे, वो आपको बेचना ही पड़ेगा। और कमर्शियल व्हीकल के लिए लिमिट 15 साल रखी गई है। साथ ही साथ हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन सरकार हमेशा प्लान में रखती है, तो वो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम पे ज़्यादा एम्फेसिस करेगी। इसके लिए उसने अपनी स्कीम बता रखी कि इस पे हाईवे और रोड्स पे अपने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रखे हैं, आप बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात यह है कि केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, इन सभी में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सरकार ने काफ़ी अच्छी डिप्लोमेसी खेली है। अब आगे बात करते हैं तो एक नेशनल एसेट मॉनिटाइजिंग एक स्कीम लॉन्च की है। इसका मेन मकसद ये है कि जितने भी एसेट है उसको वो मॉनिटर कर सकेगी, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। अब बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे का इस बार डायरेक्ट कोई अनाउंसमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट जरूर रेलवे बजट मिल जाएगा। तो इस बार रेलवे बजट में नेशनल रेल प्लान को क्रिएट करने की बात की है, ताकि एक भविष्य के लिए एक रेडी हमारे पास सिस्टम हो। नेशनल रेलवे प्लान के तहत 2030 तक एक फ्यूचर रेडी नेशनल रेलवे सिस्टम देश में होगा। इसके अलावा हमारे देश की जो रेलवे की जो फैसिलिटी है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बेस्ड हो जाएगी सन 2023 तक, मतलब अगले 2 साल में। इतना ही नहीं, मेट्रो सर्विसेज को और बढ़ाया जाएगा। टोटल 27 शहरों में इसको बढ़ाया जा रहा है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें कोची मेट्रो, चेन्नई मेट्रो का फेज़ 2, बेंगलुरु मेट्रो का फेज़ 2 A and B, नासिक में मेट्रो, नागपुर में मेट्रो और भी कई जगह मेट्रो पे भी इसमें बढ़ाने की बात की गई है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस करना चाहती है और इसके लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन को स्कीम को लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद ये है कि सरकार अब डीजल पेट्रोल के अलावा ग्रीन पावर सोर्सेज की ओर बढ़ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग के देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड आ गया है, बहुत जल्दी हाइड्रोजन के व्हीकल भी हम लोग देख सकेंगे आने समय में। और सरकार अपनी रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ा के डबल करना चाहती है सन 2024 तक। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि सरकार के सारे प्रोजेक्ट को ज़्यादा ही फ्यूचर में चलते हैं। खैर, गैस पाइपलाइन की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एक नई गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी सेटअप करने की सरकार ने बात मानी है, एक्सेप्ट की है और ये होगा भी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो काफ़ी सक्सेसफुल रही है स्कीम, उसमें अब 1 करोड़ और बेनिफिशरीज को ऐड किया जाएगा। ये भी अच्छा स्टेप लिया है। साथ साथ में कुछ और इकोनॉमिक्स की बात बता दूं तो कॉपर, नैफ्ता और पे ड्यूटी चार्ज 2.5% तक बढ़ जाएगा। नायलॉन के प्रोडक्ट में जो कस्टम ड्यूटी है वो 5% हो जाएगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोलर इन्वर्टर, ये सरकार सोलर इन्वर्टर पे जो ड्यूटी थी वो अब 5% से बढ़ के 20% हो जाएगा। मतलब सोलर पैनल, सोलर के इन्वर्टर आपको बहुत महंगे मिलने वाले हैं। सोलर लैंटेन पे भी 5% जो आपका जो ड्यूटी लगती थी वो 15% लगी, तो मतलब ये चीज़ महंगी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा इस चीज़ से थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि सरकार खुद इलेक्ट्रिक और सोलर और रिन्यूएबल सोर्सेज को बढ़ावा दे रही है, बट ये स्टेप्स थोड़ा नुकसान करेगा। आगे बढ़ते हैं तो कस्टम ड्यूटी जो कॉटन में 0% हुआ करती थी वो अब 10% हो जाएगी। अब थोड़ा इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है वो ये कि जो लोग 75 साल से अधिक हैं और पेंशन वगैरह अर्न करते हैं या डिपॉजिट पे इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ITR इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। साथ ही साथ सरकार ने ये भी प्लान किया है कि जो इनकम टैक्स के जो केसेस हैं जिसमें पैसा लिया गया है, वो केसेस जो है वो रीओपनिंग की जो करते थे केसेस, पुराने केसेस खोलने के, पहले 6 साल से बाद के केस नहीं खुलते थे, अब 3 साल पुराने केस भी खुलेंगे। साथ ही साथ वो केसेस जिसमें टैक्स इवेजन का मुद्दा है, जहां 50 लाख उससे ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, तो सरकार 10 साल पुराने केस तक को देख सकती है। तो ये सरकार टैक्सेशन में अपनी नई पॉलिसी लाई है। साथ ही साथ अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं या घर ले रहे हैं तो सरकार आपको 1 साल का टैक्स हॉलीडे, मतलब 1 साल आपसे हाउसिंग टैक्स नहीं लेगी। अब आते हैं
एक और बड़े मुद्दे पे, तो सरकार ने बहुत ऐतिहासिक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, या इसको सिंपल भाषा में एग्रीकल्चर सेस बोल सकते हैं। इसका मेन मकसद ये कि आप जो भी आइटम खरीदते हैं, जैसे यूरिया, फ्रूट्स यानी एप्पल, क्रूड ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, काबुली चना, जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं इसमें आपका एग्रीकल्चर सेस लगेगा। हालांकि सरकार ये करी कि सरकार अपना एक्साइज ड्यूटी घटा देगी और उसकी जगह पे एग्रीकल्चर सेस लगा देगी, तो जनता को पे इसका लोड नहीं आएगा, लेकिन सरकार एग्रीकल्चर सेस लगाएगी ताकि किसानों को लिए अच्छी सुविधा प्रदान कर सके। वैसे मेरा समझ में ये नहीं आया कि किसानों को अगर फ़ायदा देना है तो बिल पे क्लैरिफिकेशन दे दे, और पैसा अगर कलेक्ट करना है एग्रीकल्चर सेस ले, लेकिन एक्साइज घटा के बढ़ा के। और मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर सेस लगने के बाद पेट्रोल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, 4 रुपये तक बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि एक्साइज ड्यूटी घटा रहे तो दाम वैसे ही रहेंगे। तो मुझे जो ये वाला पॉइंट थोड़ा समझ में कम आया है, तो डॉक्यूमेंट आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, बट उम्मीद करता हूँ कि सरकार ने स्टेप सोच समझ के लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।